हेलो एंड वेलकम पीपल टू परसम क्लासेस। परसम क्लासेस के पॉलिटी सेशन में एक बार फिर से मैं दिलीप पुरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पॉलिटी में जो आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो है अमेंडमेंट टू दी कॉन्स्टिट्यूशन। सो अमेंडमेंट टू दी कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर पे गहराई में अभी हम डिस्कशन करेंगे। पहले डिस्कशन से पहले ये छोटा सा प्रिल्यूड। वेलकम बैक टू द क्लास। आज का टॉपिक अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ये एक ऐसा वर्ड है जिसको हमने जब से पॉलिटी चालू करी है पढ़ना तब से हमने कई बार इसका इस्तेमाल किया है, कई बार इसको हमने हमारे टेक्स्ट में पढ़ा है, कई जगह हमने लिखा हुआ देखा कि अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। काफी सारे अमेंडमेंट हमने पढ़े। फर्स्ट अमेंडमेंट पढ़ा, फोर्थ अमेंडमेंट पढ़ा, 17th अमेंडमेंट पढ़ा, राइट टू प्रॉपर्टी चेंज करने वाला अमेंडमेंट पढ़ा, फंडामेंटल राइट चेंज करने वाला अमेंडमेंट पढ़े हमने। 42nd अमेंडमेंट जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें इतने सारे अमेंडमेंट थे, इतने सारे चेंजेस थे, तो उसके बारे में हमने थोड़ा सा जिक्र किया, वो लुक किया। 44th अमेंडमेंट के बारे में हमने जिक्र किया, 86th अमेंडमेंट के बारे में हमने जिक्र करा। तो हमने ये देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस, पहला अमेंडमेंट 1951 में आया जैसे, तो तब से लेके आज तक काफी सारे संशोधन किए गए हैं, काफी सारे अमेंडमेंट किए गए हैं। अमेंडमेंट होता क्या है ये हमें पता है कि अमेंडमेंट इज द चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, चेंज इन द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ फेरबदल या कुछ एडिशन या कुछ भी चीजें हटाना। किसी भी प्रकार का अगर चेंज कर रहे हैं हम तो उसे बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो उसे बोलेंगे अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कंसेप्ट हमें क्लियर है, नाम हमने सुन लिया, पहले काफी बार हमने जिक्र भी कर लिया। लेकिन इस पे जब भी हम अमेंडमेंट की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, जो कि 300 लोगों के अराउंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसमें 2 साल 11 महीने 18 दिन लेने के बाद भी एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है जिसमें हमेशा अमेंडमेंट का स्कोप रहेगा, जिसमें हमेशा अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ सकती है या पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ऐसा क्यों हुआ जब 300 लोगों ने इस कॉन्क्रीट, इतनी स्ट्रेंथ ने, इतना समय लेने के बाद भी एक बुक बनाई है जिससे हमारा देश चलना है, उसमें भी फेरबदल का स्कोप है। तो क्या उन्होंने गलत कॉन्स्टिट्यूशन बनाया या उन्होंने सही तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को लिया नहीं, इतना महत्व नहीं दिया? तो ये बिल्कुल गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की जरूरत क्यों आती है या क्यों एक स्कोप दिया गया या क्यों इन लोगों ने आज तक इतने सारे अमेंडमेंट लाए हैं? तो एक चीज को आपको समझना पड़ेगा। एक प्रोवर्ब होता है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी पार्लियामेंट को हमेशा ये पावर देता है कि आप बदलते समय के साथ, बदलते वक्त के साथ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज कर सकते हो, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी फेरबदल कर सकते हो। उसमें कुछ भी अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। कोई भी चीज ऐसी लग रही है जो करंट टाइम्स में नहीं चल रही है तो उसको हटा सकते हो, या फिर कुछ आपको वर्ड्स को कुछ मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई कर सकते हो। रीजन बीइंग, क्योंकि ये जो समाज है, ये जो सिविलाइजेशन है या ह्यूमन काइंड है, मैन काइंड है या अर्थ है फॉर दैट मैटर, ये हमेशा बदलाव के प्रोसेस में रही है, हमेशा चेंजेस आए हैं। तो अगर हम ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले जो इंसान आया तो पहले हंटिंग के लिए भागा, सिविलाइजेशन धीरे धीरे स्टैब्लिश हुई, धीरे धीरे एम्परर्स एस्टेब्लिश हुए, एम्पायर्स एस्टेब्लिश हुई, फिर उनको तोड़ने के लिए रिलीजन का सपोर्ट क्रिएट हुआ, रिलीजन क्रिएट हुआ। इसी तरह आगे चीजें बढ़ती रही। सोशलिज्म का कंसेप्ट आया, डेमोक्रेसी का कंसेप्ट आया, कैपिटलिज्म का कंसेप्ट आया, कम्युनिज्म का कंसेप्ट आया। तो हर जगह, हर एरिया, हर लोगों की जो भी सिविलाइजेशन थी उसमें काफी सारे बदलाव कंटिन्यूसली विद टाइम आते रहे। तो ये बात पुरानी हिस्ट्री हमारे को ये सिखाती है कि ये जो दुनिया है ये बदलती रहेगी, इवॉल्व होती रहेगी, डेवलप होती रहेगी। और इसी चीज को भली भांति हमारे कॉन्स्टिट्यूंट मेकर्स जो थे वो जानते थे, और आप सबको भी जानते ही होंगे। तो ये चीज तो है ही है कि भैया दुनिया बदलती रहेगी। तो अब दुनिया बदलती रहेगी तो उसको गवर्न करने वाली जो बुक है, जो सुप्रीम लॉ है इस देश का, वो अगर स्टैटिक रहेगा तो क्या कभी भी गाड़ी सही तरीके से चल पाएगी? क्योंकि आपने एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, भले ही आपने 2 साल 11 महीने 18 दिन, 3 साल, ऑलमोस्ट 3 साल लेके आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 300 लोगों ने मिलके। बट अगर उस स्टैटिक बुक को आप इस देश की लॉ बना दो फॉर दी अपकमिंग इन्फिनिट ईयर्स, तो क्या ये देश आगे बढ़ पाएगा? हाँ, उस वक्त की जो जरूरत थी, उस वक्त की जो स्थिति हमारे देश की थी 1947 में, जिस चीजों से हमारा देश जूझ रहा था या जो भी हमारे पास उस वक्त की स्थिति थी, सरकमस्टांस थे, उसके अकॉर्डिंगली द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन और द बेस्ट पॉसिबल रिजॉल्व हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो तब हमारी समस्या जो थी या जिस तरीके से दुनिया चल रही थी उसी तरीके का सोल्यूशन हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया। लेकिन विद टाइम्स आगे और कहानी बढ़ी, 1947 से आज हम 2022 में खड़े, तो काफी सारे और भी चेंजेस आए। पहले के जो चेंजेस थे वो तो इनकॉर्पोरेट कर लिए कॉन्स्टिट्यूशन में,
लेकिन अब बहुत सारे चेंजेस नए नए भी आए हैं। टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट हुआ है या ओरिजिन हुआ है, उससे हम जो 1947 की हमारा थॉट प्रोसेस था, या जो 1947 की एक स्थिति थी एक देश की या दुनिया की, वो उस स्थिति और आज की स्थिति स्टेटस में दिन रात का फर्क आ चुका है। तो इसको अकोमोडेट करने के लिए, इन चीजों को अकोमोडेट करने के लिए हमारे को क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा बदलने की स्कोप भी रखना था, बदलने का स्कोप भी हमारे को डालना था। और यही स्कोप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फोरफादर्स ने हमारे को प्रोवाइड करा कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो जैसे जैसे आपको लगे, जैसे जैसे समय ग्रो कर रहा है, आपका देश ग्रो कर रहा है, आपकी दुनिया ग्रो कर रही है, आप इस कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड्स में भी कुछ ना कुछ फेरबदल कर सकते हैं। यही अमेंडमेंट का स्कोप था जिसकी वजह से फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे भारत देश में डाली गई। यही एक अमेंडमेंट का स्कोप है जिसकी वजह से राइट टू एजुकेशन एक कंपलसरी फंडामेंटल राइट बना। यही ऐसा फंडामेंटल है जिसकी वजह से हमारा जमींदारी सिस्टम अबॉलिश हुए, प्रिवी पर्सेस बंद हुए, डेवलपमेंट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी पॉसिबल हुआ, एजुकेशन का इतना स्प्रेड हुआ। तो ये सारी चीजें जो भी देश में बदलाव हुए हैं उनका कारण क्या है, क्योंकि हमारे पास ये स्कोप था, हमारे पार्लियामेंट या हमारे लॉ मेकर्स के पास ये स्कोप है गिवन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल कर सकते हैं टू इनकॉर्पोरेट विद दी कमिंग चेंजेस और दी इवॉल्विंग सर्कमस्टांसेस। जो भी सर्कमस्टांसेस इवॉल्व कर रहे हैं उनको आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अकोमोडेट कर सकते हो वेरी इजीली। क्लियर है बात? तो अमेंडमेंट कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको समझ में आ गया, और क्यों जरूरत थी ये हमारे को समझ में आ गई बात। तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया, व्हाट इज द नीड फॉर पुटिंग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसका कारण है टू एडजस्ट इटसेल्फ विद द चेंजिंग नीड्स एंड कंडीशन। तो जो भी चेंजिंग नीड्स एंड कंडीशंस हो रही हैं उनके अकॉर्डिंग आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल कर सकते हैं, और अगर नहीं करेंगे तो पॉसिबल नहीं है गाड़ी आगे बढ़ना, क्योंकि स्टैटिक एक लॉ बना दिया आपने, और आप जो आपकी कंट्री है वो डायनामिक है, वो प्रगतिशील है, इवॉल्विंग है, डेवलपिंग है, तो वो उसको बार बार रोकता रहेगा। तो आपको उसको भी स्कोप देना पड़ेगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी आप बार बार बदल सकें। और इसी चक्कर में फिर बाद में जाके एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो हमने पढ़ा है उसका इवोल्यूशन भी इसी कारण से हुआ है, क्योंकि अमेंडमेंट की पावर है तभी जाके फाइनली बहुत सारे अमेंडमेंट की लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक नया पैटर्न इवॉल्व किया, एक नया कंसेप्ट इवॉल्व करा, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो ये सब अमेंडमेंट की ही देन है। तो अमेंडमेंट एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, एक इंपॉर्टेंट पावर है लॉ मेकर्स के पास। बस हमारे को क्या इंश्योर करना है, जो हमारे लॉ मेकर्स हैं वो अमेंडमेंट जनहित में कर रहे हैं, देश की जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ रही है उसी के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट कर रहे हैं, अपने पर्सनल एजेंडा अप्रूव करने के लिए या अपने पर्सनल थॉट प्रोसेस को थोपने के लिए अमेंडमेंट नहीं किए जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। क्योंकि जब आपके पास अमेंडमेंट की पावर है तो आप अच्छाई के लिए भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, और आप अपने पर्सनल एजेंडा को फॉलो करने के लिए भी, आप किसी भी जो भी आपका प्रेजुडिस है पहले से, जो आपकी बायस है, उसको सॉल्व करने के लिए भी आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसलिए आपको ये इंश्योर करना है कि हमारे लॉ मेकर्स अच्छे अमेंडमेंट हमारे करें, और वो कैसे करेंगे? बीइंग अवेयर सिटीजन, सही पार्टी को लाना, सही लोगों को लाना, सही समझदार लोगों को लाना जिनको अमेंडमेंट का महत्व पता है, पावर में लाना वुड हेल्प इन दिस। क्लियर है? अब जब हम अमेंडमेंट की पावर की बात करते हैं, अमेंडमेंट कि हम रिजिडिटी या उस स्केल पे अगर हम तोलते हैं, रिजिड और फ्लेक्सिबल के स्केल पे अगर तोलते हैं, तो इंडिया के अंदर, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारे को अमेंडमेंट करने की पावर है वो ना तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है जैसा कि ब्रिटेन में है। जैसा ब्रिटेन में क्या है, क्योंकि ब्रिटेन में एक रिटन सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया गया है कि ये थोपा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है, उसमें रेगुलर जैसे जैसे अपडेट होते हैं वो अपडेट होता रहता है। तो इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, जैसे जैसे इवॉल्व कर रहा है देश वैसे वैसे आप अपने वहां के थॉट प्रोसेस को आप असिमुलेट कर सकते हो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने देश की सोच डाल सकते हो कि अभी देश किस सोच से चल रहा है, तो उस तरीके के मैं प्रोविजंस क्रिएट कर सकता हूं। तो ब्रिटेन में बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है, वेयर एज इन यूएसए इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। यूएसए में फ्लेक्सिबल नहीं है। यूएसए में 1990s के बाद कोई ज्यादा अमेंडमेंट, कुछ खास अमेंडमेंट आया भी नहीं है, क्योंकि यूएसए में क्या है, एकदम रिजिड बना रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना इतना आसान प्रोसेस नहीं है, डिफिकल्ट प्रोसेस है बहुत। एक सेपरेट बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखती है, वहां के लॉ मेकर्स, पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है। एक सेपरेट अलग से बॉडी बनाई गई है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को एनालाइज करेगी और फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैरी ऑन किया जाएगा। सो इट इज अ रिजिड प्रोसेस इन यूएसए। क्लियर है? हाउएवर इंडिया को क्या करा इन्होंने, इंडिया को दोनों के बीच में रखा है। इंडिया को बीच में रखा है कि भैया हमारे को, ऑब्वियसली बात है, डेवलपिंग कंट्री है तो हमारे को ये स्कोप तो देना ही देना है कि अमेंडमेंट हो सके। हम रिजिड तो बना ही नहीं सकते कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने बनाया है
वो ऐसा का ऐसा रहे, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है, हमारी सोच अभी डेवलप हो रही है, इवॉल्व हो रही है। तो अमेंडमेंट डालना तो है ही हमारे को देश में, तो हमारे को उस प्रोसेस पे तो चलना ही चलना है, लेकिन इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं बनाना कि जैसा मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज अपना एजेंडा प्रूव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर ले, या इतना भी आसान नहीं बनाना कि आपका मन कर रहा है आप हर दूसरे दिन नया अमेंडमेंट निकाल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, जो इतनी मेहनत 2 साल 3 साल की जो मेहनत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फोरफादर्स ने करी, उनको एकदम एक दिन में आप रौंदा कर दें, आप उनको खराब कर दें। तो आपको इतना इजी भी नहीं बनाना, बट अगर नेसेसरी है, आपके देश की सोच उस डायरेक्शन में चल रही है, देश में बदलाव दिख रहा है, एमिनेंट है, प्रोमिनेंट है, तो फिर उसको आपको ऑब्वियसली बात है इनकलकेट करना ही पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसलिए आपको प्रोसेस तो दिया हुआ है, एस्केप रूट तो दिया हुआ है कि आप यहां से अमेंडमेंट कर सकते हैं, बट इतना इजी भी नहीं बनाया गया है कि आप मक्खन की तरह एकदम बटरिंग करके आप एकदम से कॉन्स्टिट्यूशन बदल दे। सो दैट इज नॉट पॉसिबल इन इंडिया। तो बीच में रखा गया है दोनों को। अब कॉन्स्टिट्यूशन की पावर कहां से आती है हमारे को? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हैं तो हमारे को पता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की पावर तो देनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब कुछ रूल से चलता है। ऐसा तो है नहीं जिसके मन में आ रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर देगा। तो एक सेट प्रोसेस होगा अमेंड करने का भी, और साथ ही साथ कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन का कोई पार्ट इनको पावर दे भी रहा होगा कि लॉ मेकर्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हैं। तो ये पावर देता है आर्टिकल नंबर 368, आर्टिकल नंबर 368 पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 368 एक स्पेसिफिक टाइप से अमेंडमेंट करने की बात करता है। जनरली जो अमेंडमेंट होते हैं वो 3 टाइप से होते हैं, वो अभी आगे आ जाएंगे। अभी के लिए जो आर्टिकल 368 पे हमारा फोकस है, कॉन्स्टेंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपीलिंग, ये रिपेयरिंग नहीं है, ये रिपीलिंग है, एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन। तो क्या बोला है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उन्होंने ये पावर दे दी पार्लियामेंट को, एक कॉन्स्टेंट पावर ही दे दी कि आप किसी भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, उसके अंदर कोई भी शब्द ऐड कर सकते हो, कोई भी शब्द आप वहां से रिपील कर सकते हो, हटा सकते हो, इन दी प्रोसीजर लेट डाउन। बट उसके लिए आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, जो कि अभी हम आगे आगे पढ़ते रहेंगे किस तरीके से वो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, या व्हाट इज द प्रोसीजर एक्चुअली। ठीक है। और इसी के चक्कर में फिर बाद में धीरे धीरे 1973 इस पे डिस्कशन हम कई बार कर चुके हैं कि इन दी डेवलपमेंट ऑफ अमेंडमेंट, अमेंडमेंट की पावर को यूज करते करते पार्लियामेंट ने कई बार कॉन्स्टिट्यूएंट पावर को यूज करा अमेंडमेंट का, और फिर उसको ट्राई किया गया कोर्ट्स ऑफ लॉ में। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने जाके उस पर अपनी टिप्पणियां दी कि जो ये अमेंडमेंट कर रहे हो ये सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अमेंडमेंट की पावर तो है आपके पास, पर क्या ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे पार्ट्स को तो कहीं एब्रोगेट नहीं कर रहा, अब्रिज नहीं कर रहा? क्योंकि सिर्फ ऐसा थोड़ी कि अमेंडमेंट की पावर पे आप दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स को ओवरलुक कर दोगे, उनका भी महत्व तो उतना ही है। तो ये लड़ाई हमेशा जो टसल चलती रही है आर्टिकल 368 की अमेंडमेंट की पावर की और सुप्रीम कोर्ट की इसकी वैलिडेशन चेक करने की, ये कंटिन्यूस चलती गई, एंड फाइनली इट लेड टू दी कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, ये अभी ऊपर भी लिखा हुआ है कि बेसिक स्ट्रक्चर एक लेट डाउन किया गया कि क्या क्या पार्ट ऐसा है इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि फेरबदल नहीं किया जा सकता। तो इसके ऊपर नेक्स्ट क्लास आनी ही है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस पर डिटेल डिस्कशन हम नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। हाउएवर अभी के लिए आपको क्या समझना है कि 1973 के केशवानंद भारती केस के तहत एक नया कंसेप्ट उजागर हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिस पे चर्चा हम डिटेल में अलग करेंगे। ठीक है। अब आती है बात अमेंडमेंट करने के प्रोसेस क्या होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के 3 प्रोसेस हैं बेसिकली। पहला प्रोसेस सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। ये कुछ ऐसे प्रोविजंस है जो बहुत ही सिंपल हैं, या जिनमें आपको पता है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लग गया था कि ये तो बार बार चेंज होंगे, ये तो बार बार चेंज होंगे, इनको अगर हमने रिजिड बना दिया तो फिर हमारी दिक्कतें बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारा मेन टाइम तो इसको पूरा प्रोसेस करने में लग जाएंगी। ये कुछ ऐसे पार्ट हैं जैसे कि देश का स्ट्रक्चर बदलना, देश के नक्शे बदलना, अंदर की जो स्टेट है, जो अपन ने आर्टिकल 1 to 4 पढ़ा था, तो किसी स्टेट का एरिया बड़ा करना, किसी स्टेट का नाम चेंज करना, ये एक ऐसे प्रोसेस है जो विद टाइम आएंगे ही आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि उन्होंने पुरानी हिस्ट्री देखी, एम्पायर्स बदले, राजे रजवाड़े बदले, एरियाज बदले, ये चलता हुआ आया हिस्ट्री में। जो एरिया पहले आपका था वो एरिया अब किसी और का है, पहले वहां पे कोई और रिलीजन चल रहा था, अब यहाँ पे कोई और रिलीजन प्रोमिनेंट है। तो जब इतनी डाइवर्स कंट्री बन रही है तो मूवमेंट होगा ही होगा, टकराव होंगे ही होंगे, बदलाव होंगे ही होंगे। तो ऑब्वियस ही बात है कुछ ऐसे प्रोविजन है जो कि हमारे को बहुत इजीली कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर देनी चाहिए। अगर हमने उसको डिफिकल्ट बनाया, रिजिड बनाया, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा काफी सारा नुकसान हो सकता है, हमारा प्रोसेस बहुत ज्यादा लेंदी हो सकता है,
टसल बढ़ सकती है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकते हैं, तो इसको क्वाइट सिंपल रखा गया है। तो बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं, जैसे सिटीजनशिप के बारे में चेंज करना। अब सिटीजनशिप एक डायनामिक कंसेप्ट है, अलग अलग तरीके से बार बार हम सिटीजनशिप को डिफाइन कर सकते हैं, और यही पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स दे के गए थे जब हमने सिटीजनशिप पढ़ी थी कि भैया 1955 के बाद आपको जो करना है आप अपने अनुसार करिए, ये एक बार का हम आपको बता के दे रहे हैं, उसके बाद आपको जैसे जैसे सिटीजनशिप लेनी है वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। तो ये बहुत ही ज्यादा डायनेमिक पार्ट है, इनमें तो चेंज आना ही आना है। एरिया बदल सकते हैं, जिस तरीके से हमारा पहले बाइफर्केशन ऑफ स्टेट था वो ABCD था, बट लेटर ऑन चल के फिर लैंग्वेज के बेस पे बाइफर्केशन हुआ। तो अब इस प्रोसेस को अगर ये डिफिकल्ट बना देते तो आज हमारा देश जिस तरीके का नक्शा डेवलप हुआ है वो इतना इजीली हो नहीं पाता, और उसके अगेंस्ट शायद फिर बहुत सारे रिवोल्ट, प्रोटेस्ट, कार्नेज कुछ भी हो सकते थे, जो कि पुरानी हिस्ट्री बताती हुई आई है। ठीक है, सो ये एक सिंपल मेजोरिटी से कराया जा रहा अमेंडमेंट है। ये आर्टिकल 368 जो आज हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड नहीं है, उसके अंदर नहीं आता है। ये डायरेक्टली उस पार्ट में दिया हुआ है और बोल दिया गया है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि भैया इन पॉइंट्स पे वो कभी भी अमेंडमेंट कर सकती है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है। तो सिंपल मेजोरिटी से इसको अटेन करना है। अब सिंपल मेजोरिटी क्या होती है? सिंपल मेजोरिटी होती है मोर देन 50% ऑफ द टोटल प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो टोटल प्रेजेंट एंड वोटिंग अगर मैं मेरे लोकसभा की बात करता हूं तो जैसे 543 मेंबर हैं, टोटल मेंबर कितने हैं? 543। ये टोटल मैक्सिमम नंबर है लोकसभा के। तो लोकसभा के 543 मेंबर है, लेकिन आज सपोज करो इसमें सिर्फ 300 लोग ही आए हैं। प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने हैं? 300 लोग। जो सभा हो रही है, जब ये इस पे वोटिंग हो रही है, इस बिल पे वोटिंग होगी, तो 300 लोग ही मौजूद हैं। लोकसभा में कितने लोग मौजूद हैं? 300 लोग ही मौजूद हैं। तो 50% ऑफ द मेंबर से ज्यादा जो भी लोग वोट कर रहे हैं वो आपका सिंपल मेजोरिटी कहला जाएगी। तो अगर 150 लोगों से ऊपर एक लोग ने मिलकर 151 लोगों ने भी इन अ फेवर, 150 प्लस 150 हो गया 50%, मोर देन 50% इज एक और जोड़ देंगे, तो 151 लोगों ने अगर किसी भी बिल के फेवर में वोट कर दिया तो माना जाएगा इट हैज बीन पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी। तो बहुत इजी सी मेजोरिटी है। तो जिस भी पार्टी का बिल होगा वो ज्यादा से ज्यादा अपने मेंबर लेके आएगा ताकि उसको मेजोरिटी को अचीव कर सके। प्रेजेंट एंड वोटिंग का करना है। अब वो चाहे 10 मेंबर आए, हालांकि कोरम तो मेंटेन करना ही पड़ता है। कोरम आपको पता ही है कि 10% का कोरम तो मेंटेन करना पड़ेगा फॉर द सेशन टू गो ऑन। बट उससे ऊपर अगर जितने भी मेंबर आएंगे उसका 50% से ऊपर अगर लोग वोट कर रहे हैं इन फेवर ऑफ अ बिल, तो इट स्टैंड्स एज पास्ड अंडर सिंपल मेजोरिटी। उसमें फिर ये जितने भी इजी वाले प्रोविजंस हैं वो भी हम डिटेल में पढ़ लेंगे, सिंपल मेजोरिटी में कौन कौन से आते हैं वो भी देख लेंगे। तो ये आर्टिकल 368 का पार्ट नहीं है, ये आर्टिकल 368 का पार्ट नहीं है। ये इटसेल्फ उसी कॉन्स्टिट्यूशन जो भी आर्टिकल है, जो भी पार्ट के बारे में डिस्कशन है, वहीं पे पावर अलॉट कर दी गई है पार्लियामेंट को कि भैया आप इसमें कोई से भी चेंज ला सकते हो। जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, या टॉपिक पढ़ तो ये भी रहे हैं, पर जो आज मेन फोकस ऑफ अटेंशन है वो क्या है? स्पेशल मेजोरिटी वाले दो केस। स्पेशल मेजोरिटी ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दी असेंबली, जो भी जिस भी सभा में इसका हो रहा है उसकी स्पेशल मेजोरिटी की बात हो रही है। तो अब ये आर्टिकल 368 में आते हैं दोनों के दोनों। ये जो दोनों केस हैं आर्टिकल 368 में कहलाएंगे, ये आर्टिकल 368 में नहीं कहलाएगा, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368, ये पहला बात कि भैया पहली क्या चीज है? दो सिचुएशन है इसमें भी दो सिचुएशन है डिपेंडिंग ऑन दी डेप्थ ऑफ दी प्रोविजन या डेप्थ ऑफ दी अमेंडमेंट। आप कौन सा अमेंडमेंट कर रहे हो, किस पार्ट से छेड़छाड़ कर रहे हो, उसके तौर पे इसके दो पार्ट बनाए गए हैं। कौन कौन से पार्ट है वो अपन लेटर पार्ट में भी कर लेते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको मेजोरिटी समझा देता हूँ। तो पहली जो मेजोरिटी है वो तो है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, और फिर दूसरी है 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये पहले वाला केस में ही दो मेजोरिटी आपको प्रूव करनी है, वहां पे सिर्फ एक ही मेजोरिटी प्रूव करनी थी, 50% से ऊपर प्रेजेंट एंड वोटिंग, सिंपल मेजोरिटी, टिक लग गया, बिल पास हो गया, एक ही मेजोरिटी। सेकंड वाला जो केस है स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368, सेकंड वाला केस यानी 368 का पहला पार्ट, 368 का पहला पार्ट, ये 368 का दूसरा पार्ट। अभी अपन पहले पार्ट पे ही। तो ये जो 368 का फर्स्ट प्रोविजन है इसमें दो लेवल हैं, एक ही कंडीशन में दो लेवल हैं। ठीक है, ये एक ही टाइप की मेजोरिटी है, इसके दो लेवल हैं। पहले लेवल में आपको ये सॉल्व करना है या सेटिस्फाई करना है एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ दी हाउस। अब अपन एक कंडीशन ले लेते हैं, अपन मैथमेटिकल एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। सपोज करो एक बिल है, टोटल लोग 300 ही मान लेते हैं अपन, जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है, जो हमने पुराने एग्जाम्पल में लिया 300 प्रेजेंट एंड वोटिंग है। टोटल स्ट्रेंथ लोकसभा की 543 है, और जो टोटल वोट पड़े हैं वो कितने हैं? वो वोट पड़े हैं आपके 275 या 276 वोट ले लेते हैं। टोटल वोट जो पड़े हैं वो कितने पड़े हैं? 276। 300 लोग हैं,
एक बिल के फेवर में कितने वोट आए, 276 आए, और टोटल मेंबरशिप है लोकसभा की 543। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी की जब अपन बात करेंगे तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब हो गया 543 इंटू हाफ, 50% है तो हाफ कर दें, यानी 240 और 271.5, 271.5, 271.5। अब 0.5 आधा आदमी तो होगा नहीं कि धड़धड़ हो या पूरा नीचे नीचे का शरीर, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो मिनिमम कितने लोग चाहिए, 272, और 272 होते ही क्या हो जाता है, मोर देन 50% ऑफ दी पीपल हो गया। तो एक तो हमारे को ये सेटिस्फाई करना है। तो अगर 276 वोट पड़े हैं टोटल, एक्चुअल वोट कितने पड़े, यहां पे लिख देता हूं एक्चुअल वोट, ठीक है, एक्चुअल वोट कितने पड़े फेवर में, 276। आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है 272, तो सेटिस्फाई हो गई एक कंडीशन, एक लेवल सेटिस्फाई हो गया। दूसरा जो लेवल है उसमें क्या है, 300 लोग हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग। वो क्या लेवल है, 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो 300 लोग हैं, इसका 2/3 निकाल लो। प्रेजेंट एंड वोटिंग 300 है, इनका 2/3 निकाला, यानी 200 लोग। कितने हो गए, 200 लोग। अब 200 लोग सेटिस्फाई करने हैं इसको, एक्चुअल वोट कितने हैं 276, तो ये वाली कंडीशन तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड है, क्योंकि जब 272 सेटिस्फाइड है तो 200 तो सेटिस्फाई होना ही होना है। यहीं पे इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा चेंज करूं मैं, अगर यहां पे मैं ले लेता हूं 480 लोग, 480 लोग क्या है मौजूद है, 480 लोग मौजूद है, प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने हो गए 480। तो अब यहाँ पे 300 की जगह कितने हो जाएंगे 480। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 543 है, उसमें तो कोई बदलाव आएगा नहीं। टोटल सीटें तो लोकसभा में कितनी है 543 है, लेकिन प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने हैं आज के दिन 480 है। तो अब इसका 2/3 निकालेंगे हम, तो कितना हो गया 320। क्या हो गया 320। और एक्चुअल में वोट कितने पड़े हैं, एक्चुअल में वोट पड़े हैं 276। एक्चुअल में वोट कितने पड़े हैं 276। तो अब 276 ये वाली कंडीशन तो सॉल्व कर रहा है, 272 एब्सोल्यूट मेजोरिटी तो अक्वायर कर रहा है, लेकिन ये जो स्पेशल मेजोरिटी ऑफ 2/3 पीपल है ये अक्वायर नहीं कर पा रहा, ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, तो फिर बिल यहां पे पास नहीं होगा, तो बिल यहां पे पास नहीं होगा। क्लियर है बात। तो ये स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368 की पहली वाली कैटेगरी है, ये पहली वाली कैटेगरी है। फिर एक और कैटेगरी आती है स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368(2) क्लॉज 2। तो ये दूसरी कैटेगरी है, कुछ स्ट्रिक्ट प्रोविजंस है। जब भी फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री में चेंज आएगा, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री में चेंज आएगा, ये यूनियन स्टेट के जो रिलेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो रिलेशन है उनमें कोई बदलाव आएगा, उनके रिलेशनशिप में कोई बदलाव आएगा, उनकी अथॉरिटी में कोई बदलाव आएगा, तो फिर आपको ये प्रोविजन फॉलो करना है, अदरवाइज आप ऊपर वाले प्रोविजन फॉलो करोगे। अब इसमें क्या है, इसमें ये वाला जो ऊपर प्रोविजन था वो तो पूरा का पूरा लागू होगा ही होगा। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मोर देन 15% ऑफ द टोटल मेंबरशिप, यानी 272 लोग, 543 लोकसभा के। यही कहानी अगर राज्यसभा में होगी तो राज्यसभा के साथ चल जाएगी। मैं भी लोकसभा पे एग्जांपल ले रहा हूं इसलिए लोकसभा बता रहा हूं। जब ये कहानी राज्यसभा में होगी तो कंडीशन सेम रहेगी, बस हाउस की स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगी। फिर दूसरा क्या है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी अचीव्ड। फिर दूसरा आपको सेटिस्फाई करना है 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने लोग मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उस दिन उनका 2/3। तो ये वाला जो पार्ट है ये भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहली वाली कंडीशन तो पूरी की पूरी आपको एज इट इज सॉल्व करनी पड़ेगी, यानी कि सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। साथ ही साथ एक और कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दैट इज सिंपल मेजोरिटी बाय हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। इसके बाद क्या होता है, क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ है, सेंट्रल यूनियन के और स्टेट और यूनियन के रिलेशन में छेड़छाड़ है, तो हमारे को स्टेट से भी परमिशन लेनी पड़ेगी, रेटिफिकेशन उनसे भी चाहिए होगा। तो जितनी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं या जिन भी यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, विधानसभा हैं, तो जो भी दिल्ली पुडुचेरी भी हो गई, और जितनी भी हमारी स्टेट है जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनसे क्या किया जाएगा, उनसे वोट लिया जाएगा। और जब 50% स्टेट वोट दे देगी अपना, स्टेट और यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेटिव असेंबली 50% से ज्यादा, सिंपल मेजोरिटी का मतलब 50% से ज्यादा लोग जब वोट कर देंगे इन फेवर ऑफ अ बिल, तो दैट बिल वुड स्टैंड पास्ड। वो बिल माना जाएगा कि यहां से पास हो गया, अब आगे वाली कथा में बढ़ो। तो ये आपको बस एक पॉइंट ध्यान रखना है कि ये एक जो स्पेशल मेजोरिटी है अंडर आर्टिकल 368(2), उसमें क्या है, एक चीज और ऐड होती है, सिंपल मेजोरिटी बाय हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर हैं, 28 हमारी स्टेट है और 3 हमारी जो हमारी यूनियन टेरिटरी जिनकी असेंबलीज हैं वो जुड़ जाएंगी, तो 31 हो जाएंगी। 31 का 50% हो गया 15.5, पर वही 15.5 पॉइंट में बात नहीं होगी, तो मोर देन 15% के लिए जैसे ही 16 स्टेट आपको अप्रूवल दे देगी, आपका बिल पास हो जाएगा। क्लियर है। तो ये स्पेशल मेजोरिटी के दोनों केस समझ में आ गए। स्पेशल मेजोरिटी में एक चीज तो कॉमन है कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए आपको, साथ ही साथ आपको
2/3 ऑफ दी प्रेजेंट एंड वोटिंग भी चाहिए। बस दूसरी वाली कैटेगरी में एक और एडिशनल चीज चाहिए कि हाफ ऑफ द स्टेट शुड ऑल्सो रेटिफाई, अपना अप्रूवल देने चाहिए बिल पे, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास माना जाएगा, विल मूव टू दी नेक्स्ट स्टेज। अब ये कौन कौन से पार्ट आते हैं मेजोरिटी में, मैंने आपको बताया 3 मेजोरिटी आती है। तो सिंपल मेजोरिटी जो कि 368 के तहत नहीं मानी जाती है, उसके तहत आप कौन कौन से चेंजेस करोगे। तो अमेंडमेंट टू दी लॉज रिलेटेड टू सिटीजनशिप, तो सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी लॉ में चेंज आ रहा है, जो हमारा आर्टिकल 5 से 11 है, उसमें अगर कोई चेंज आ रहा है तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। ऑर्डिनरी मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, 50% लोग पास हो गया, काम खत्म। क्रिएशन और रिमूवल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, किसी भी स्टेट में अगर आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है या उसकी डिमांड करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये वाला बिल के थ्रू, नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू आप इसको पास ऑन कर सकते हो। चेंजिंग नेम और बॉर्डर ऑफ द स्टेट, ये हम पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 1 to 4, एरिया चेंज करना है, बॉर्डर चेंज करनी है, नेम चेंज करना है, ये सब हम कर चुके हैं। चेंजेस इन द शेड्यूल टू इमोल्यूमेंट्स ऑफ द पीपल, जो भी लोग इमोल्यूमेंट, हमारे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव की जो भी इमोल्यूमेंट्स है, अगर उनमें कोई फेरबदल करना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, चेंजिंग टाइम ये तो बार बार बदलेगा। अब ऐसा नहीं कि 500 रुपए की पगार हमने 1947 में या 1950 में तय करी, आज भी उससे गुजारा हो जाएगा। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 रुपए जो भी इनकी पगार तय हुई, जो भी जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं और लेजिस्लेटिव बॉडी के जो भी मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, इनकी जो पगारें तय हुई, इनकी जो भी वेतन तय हुए, उनमें कोई चेंज है, कोर्ट के जो जस्टिस हैं, जो हमारे जजेस हैं, उनकी जो तय हुई, उनमें अगर कोई फेरबदल करना है, करना ही पड़ेगा विद इवॉल्विंग टाइम। आपको पता है इन्फ्लेशन होगा, महंगाई बढ़ेगी, चीजें बढ़ेगी, तो आपको पैसा तो बढ़ाना ही पड़ेगा। तो ये इतना रिजिड रख ही नहीं सकते थे, इसको सिंपल मेजोरिटी से ही पास करना था। ये जितने भी पार्ट है, ये क्या है, इतना आसानी से इनको रिजिड रखते तो काम नहीं हो सकता था, इनको आसान ही बनाना था। तो इसमें करना है चेंजेस इन दी कोरम, जो कोरम मैंने भी आपको यूज किया कि कोरम, आपको कोई भी सेशन करने के लिए 10% लोग की हाजिरी जरूरी है, तो वो कोरम में अगर आपको कोई चेंज करना है तो भी आप सिंपली कर सकते हो। रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द प्रोसीजर्स इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट अपने रूल्स एंड प्रोसीजर लेट डाउन करती है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है उनका, तो उसमें कोई फेरबदल करनी है तो वो भी सिंपल मेजोरिटी के थ्रू किया जा सकता है। अब आते हैं स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368, ये पहला वाला, और ये फिर आर्टिकल 368 दूसरा वाला, जहां पे स्टेट की कंसेंट की भी रिक्वायरमेंट है। तो स्टेट की कंसेंटेड, ये फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, जब भी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशन में कोई चेंज आएगा तो आपको ये लेने। तो इसमें कौन कौन से काम हो गए, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट सिर्फ यूनियन का नहीं है, सारी पावर्स एंड अप कहां पे करती है, प्रेसिडेंट पे ही करती है, तो प्रेसिडेंट सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इधर हमारे को फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है हमारे, तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला प्रोसीजर अपनाएंगे। स्पेशल मेजोरिटी अचीव करनी है पहले, तो दो जो कैटेगरी है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी और 2/3 ऑफ द प्रेसिडेंट वोटिंग, साथ ही साथ 50% ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन भी चाहिए। एक्सटेंड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन स्टेट, इनमें आपस में जो रिलेशन है एग्जीक्यूटिव पावर के, उसमें कोई चेंज है यूनियन स्टेट की पावर में। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अगर कोई चेंजेस करने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन इन यूनियन एंड स्टेट, लेजिस्लेटिव पावर भी, एग्जीक्यूटिव पावर भी, दोनों ही आ गई। जीएसटी जो हमने लागू किया है, जीएसटी क्योंकि स्टेट और सेंट्रल दोनों का रिलेशन है, कुछ पार्ट स्टेट को जाता है, कुछ पार्ट सेंटर को जाता है, तो इनका रिलेशन चेंज हो रहा है इधर। तो गुड्स एंड सर्विस पहले अलग तरीके से डील होता था, अब एक अलग यूनिफाइड हो गया, एक फिक्स रेट्स हो गई हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, बजटिंग में दिक्कत है, फाइनेंस में दिक्कत है, बहुत सारी रिलेशनशिप चेंज हो रहा है स्टेट और सेंटर का, तो इसके लिए आपको ये वाला प्रोसीजर की जरूरत थी, हो ही चुका है पास। एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7 शेड्यूल जो डिस्क्राइब करता है यूनियन की पावर्स, स्टेट की पावर्स और लेजिस्लेटिव पावर्स, उनमें अगर आपको कोई भी चेंजेस करना है, अगेन इट इज अ फेडरल स्ट्रक्चरल चेंज, तो आपको स्पेशल मेजोरिटी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, हर स्टेट के अपने अपने जो प्रतिनिधि हैं आपके पार्लियामेंट में, उनका जो रेशो है या उनकी जो सीट्स है, उनमें कोई चेंज है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला मेजोरिटी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर, तो जो पावर हमारे को दे रखी है अमेंड करने की, उसमें भी आपको कोई फेरबदल करना है तो आपको फिर यहाँ पे ये वाला प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, मेजोरिटी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अब जो पहला वाला था आर्टिकल 368 का फर्स्ट वाला पार्ट, जिसमें स्टेट की रेटिफिकेशन नहीं चाहिए, उसके कौन कौन से प्रोविजन है, तो इसमें फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये दो तो है ही हैं, इन पे काफी सारी टसल हुई है, तो ये दोनों को तो यहाँ रखा है ही। साथ ही साथ ऑल अदर प्रोविजन विच आर नॉट कवर्ड बाय द फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी, तो जो भी चीज फर्स्ट कैटेगरी सिंपल मेजोरिटी वाले में नहीं आ रही, जो भी थर्ड कैटेगरी में नहीं आ रही, जो कि फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज है या बाहरी जिसको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, वो सारी की सारी आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो सारे के सारे प्रोविजन मोस्टली आपके यहाँ फॉल करेंगे, वहां पे एग्जॉस्टिव है, वहां पे करीब करीब बताया हुआ है कि कौन कौन सी चीजें आती है।
ये इनएग्जॉस्टिव है, ये बिल्कुल ही ओपन है कि इसमें सारी चीजें आ जाएंगी जो कि इन दोनों में नहीं आएंगी। तो ये स्पेशल मेजोरिटी के दोनों केस खत्म। अब एक छोटा सा प्रोसेस देख लेते हैं किस तरीके से बिल पास होता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन एनी हाउस, इस बिल को आप किसी भी हाउस में कर सकते हैं, चाहे लोकसभा करें चाहे राज्यसभा करें, बस ये स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं होता, पार्लियामेंट में ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है, स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। मोटा मोटा सारा रोल किसका है, आपकी पार्लियामेंट का ही रोल है। सेंट्रल लेवल की बात है, स्टेट लेवल की छोटी बात नहीं है। मिनिस्टर एंड प्राइवेट मेंबर, अब इस बिल को कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज एक्सपेक्ट कर सकता है। मिनिस्टर है जो गवर्निंग बॉडी है, उसका कैबिनेट मिनिस्टर है या कोई पोर्टफोलियो होल्ड कर रहा है तो वो भी बिल ला सकता है। साथ ही साथ प्राइवेट मेंबर जो कि मिनिस्ट्री नहीं होल्ड कर रहा है या अपोजिशन पार्टी का है, वो भी बिल प्रमोट कर सकता है। हाँ, अब क्योंकि अब इधर समझने की बात है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जनरली प्राइवेट मेंबर क्यों नहीं लाते या लाने का कोई मतलब क्यों नहीं निकलता, क्योंकि मेजोरिटी इनकी नहीं है, तभी तो इनकी सरकार नहीं है, अपोजिशन में है। इनकी सरकार नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है इनकी मेजोरिटी नहीं है। अब ये किसी भी मुद्दे को लाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज लाएंगे तो इनको सपोर्ट कौन करेगा भैया। सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है ना कि जो पावर में होगा, जिसके पास मेजोरिटी होगी, वही बाहुबल दिखा पाएगा, वही पावर दिखा पाएगा। अब प्राइवेट मेंबर बेचारा कुछ अच्छा ही भी कर रहा होगा तो उसके पास ऑप्शन ही नहीं है कि मैं कोई अच्छा संशोधन लाऊं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में या ऐसा अमेंडमेंट लाऊं जो कि आज की तारीख में नेसेसरी है। वो सिर्फ बिल उठा सकता है पर वो आगे गुजरेगा ही नहीं, वो उस ट्रेन में बैठेगा ही नहीं। जो ये प्रोसेस हमारा पूरा ट्रेन है, ये सफर ही नहीं आगे बढ़ा पाएगा उसका, कि ठीक है ना, क्योंकि हाउस में सेपरेटली पास ही नहीं होगा। मेजोरिटी, क्योंकि लोकसभा में मेजोरिटी किसकी होगी जनरली क्या होगी, जब जो पावर गवर्निंग पार्टी है, जिस पार्टी के लोग गवर्न कर रहे हैं, उसी की मेजोरिटी होगी। तो वो इस बेचारे प्राइवेट मेंबर के बिल को तो पास होने ही नहीं देंगे और पास नहीं होने देंगे तो ये यहीं अटक जाएगा बिल, पास इन ईच हाउस सेपरेटली। तो इसलिए जनरली मिनिस्टर ही लेके आता है। बट एनीवेज, अगर प्राइवेट मेंबर एकदम रुतबे वाला है या रिस्पेक्टेड है तो हो सकता है उसका भी काम बन जाए। फिर स्पेसिफिक मेजोरिटी चाहिए, जैसा अमेंडमेंट है वैसी मेजोरिटी चाहिए। अगर आपका सिंपल से हो जाएगा, आपका स्पेशल पहली वाली है तो पहले से हो जाएगा, स्पेशल दूसरी वाली है तो दूसरे से हो जाएगा। जो भी प्रोसेस है, जो भी मेजोरिटी चाहिए उसको अचीव करो, उसको सेटिस्फाई करो, बिल को आगे बढ़ाओ। प्रेसिडेंट का असेंट चाहिए फाइनली जाके क्या चाहिए आपको, प्रेसिडेंट का असेंट चाहिए। अब प्रेसिडेंट का असेंट चाहिए और प्रेसिडेंट को असेंट देना ही पड़ता है, क्योंकि इतने सारे लोग पूरी सभाओं से जब पास होके आया है तो प्रेसिडेंट को ये बदलाव लाना ही पड़ेगा। अकेला आदमी बदलाव रोक नहीं पाएगा, तो इसको इन पे असेंट देनी है, प्रेसिडेंट को रजामंदी देनी ही पड़ती है। असेंट होने के बाद, क्योंकि यहाँ से पास हो गया तो मोस्टली सारा प्रोसेस हो गया, मतलब देश ने मान लिया अब इसकी जरूरत है, अब डालने की जरूरत है, तो प्रेसिडेंट अब इसको नहीं रोक सकता कि विथहोल्ड कर दूं, नहीं यार मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इतनी पावर नहीं है इनके पास। और फिर फाइनली जाके क्या होता है, फिर जब वो पास हो जाता है तो इसको एक्ट बना देते हैं। तो ये रेलगाड़ी का सफर है, किसका, ये सफर है हमारे बिल को, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को। कहीं पे भी लागू हो सकता है, कहीं से भी चालू हो सकता है, लोकसभा से चालू हो सकता है, राज्यसभा से भी चालू हो सकता है, बट स्टेट विधानसभा का इसमें कोई रोल नहीं रहता। एक और बात, प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के तहत किसी भी तरीके से प्रेसिडेंट की इंफॉर्मेशन प्रायर नहीं चाहिए। जिस तरीके से मनी बिल होते हैं, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, मनी या जिनको आता हो, तो उनके लिए प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट चाहिए। इनमें प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट बिल्कुल नहीं चाहिए। आप डायरेक्टली किसी भी हाउस में इसको कोई भी आदमी, प्राइवेट मेंबर या मिनिस्टर लॉन्च कर सकता है या अपनी बात रख सकता है, फिर बाद में वो जर्नी पे चालू हो जाता है। अब इस अमेंडमेंट प्रोसीजर का भी क्रिटिसिज्म है। देश इतना बढ़िया है कि सबको निंदा तो करनी है, कोई ना कोई आलोचनाएं तो करनी है, और देश की भी नहीं, ह्यूमैनिटी की बात है, इंसान जात की ये बात है कि भैया निंदा तो हमारे को करनी है, कमियां तो हमें निकालनी है। तो इसी कुछ कमियां हैं हमारे इसमें भी निकाली गई हैं कि नो स्पेशल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। अब हमारे यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो अमेंडमेंट कर सकती है। वहीं पे यूएसए में एक सेपरेट बॉडी बनाई गई है विच इज मेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ओनली, वो हमारे यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन नाम से ये हमारे यहाँ पे ये कोई बॉडी नहीं है, ये पार्लियामेंट को छूट दे दी कि भैया आप ही इसके अंदर बदलाव करो। तो इससे क्या है, हमने रिजिडिटी थोड़ी कम कर दी, यूएसए ने थोड़ा सा रिजिड बना दिया, क्योंकि ये अलग ही बॉडी है तो पार्लियामेंट का इसमें दिमाग नहीं लगता, पार्लियामेंट फालतू दिमाग नहीं लगाएगी। जब इस बॉडी को लगेगा कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो दे विल पुट इन। तो ये क्रिटिसिज्म है। इससे क्या है, इससे लोग ये कहना चाह रहे, क्रिटिसिज्म इसलिए है कि भैया आप मन चाहे बदलाव कर सकते हैं, कोई चेक रखने वाला नहीं है। पार्लियामेंट जो पावर में है, जो मेजोरिटी में है, वो किसी भी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकती है, फेरबदल कर सकती है, और इसके नुकसान एक्चुअली हमने उठाए भी हैं।
इनिशिएटेड इन पार्लियामेंट ओनली आर्टिकल 169 ऑल्सो फाइनल अप्रूवल विद द पार्लियामेंट। तो ये शुरू भी पार्लियामेंट में होता है, खत्म भी इसका अंत भी पार्लियामेंट में होता है। स्टेट लेजिस्लेचर का कोई पार्ट नहीं है। प्रेसिडेंट हाउएवर द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, इसका भी कोई खास इसमें रोल नहीं है। स्टेट लेजिस्लेटिव नीड नॉट नीडेड मैक्सिमम प्रोविजंस टू बी चेंज। स्टेट लेजिस्लेचर का जो रेटिफिकेशन है, स्टेट लेजिस्लेचर का महत्व बहुत कम रखा गया है यहाँ पे। रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट है वो कुछ स्पेशल प्रोविजंस ही है जो अपन ने पढ़ा था अंडर स्पेशल आर्टिकल 368 क्लॉज 2 में, जहां पे कुछ ही प्रोविजन थे। जब स्टेट के स्ट्रक्चर, यूनियन और स्टेट के स्ट्रक्चर में चेंज आता है या फेडरल स्ट्रक्चर में कोई चेंज आता है तभी रिक्वायर्ड है, अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं है। नो टाइम लिमिट। अब स्टेट को एक तो कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, प्लस इसके बिल के लिए कोई टाइम लिमिट भी नहीं है। जब स्टेट के रेटिफिकेशन के लिए जाता है, स्टेट की अप्रूवल के लिए जाता है, तो इसकी कोई समय सीमा नहीं है। इसकी कोई समय सीमा नहीं है कि स्टेट को कितने टाइम में रिस्पॉन्ड करना है। जब स्टेट को लगता है वो उसको रिस्पॉन्ड कर देगी, और जैसे ही 50% ऑफ द स्टेट से ज्यादा एप्लीकेशन अप्रूवल आ जाएगी, रेटिफिकेशन आ जाएगी, तो इसको पास मान लिया जाएगा टू दी नेक्स्ट स्टेज, पास टू दी नेक्स्ट स्टेज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 100% स्टेट का जवाब आने के लिए हम रुकेंगे। सारी की सारी स्टेट हमारे को बताएंगी, सारी की सारी यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेटिव असेंबली हमारे को बताएंगी, तभी हम इसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही 16 स्टेट, अभी हमने फिगर निकाला था लास्ट स्लाइड में, जैसे ही 16 स्टेट या यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेटिव असेंबली ने मिल के बोल दिया कि हाँ हम अप्रूव करते हैं, ये आगे की गाड़ी में बैठ जाएगा, ये उनके लिए नहीं रुकेगा। फिर एक क्रिटिसिज्म है, इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं। नो जॉइंट सिटिंग इन दी केस ऑफ अ डेडलॉक। अब जनरली क्या होता है, कोई भी बिल लोकसभा से पास होता है और राज्यसभा में अटक जाता है, या अदर वे राउंड, राज्यसभा से पास होता है लोकसभा में अटक जाता है, तो क्या होता है, एक टसल की सिचुएशन, एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हो जाती है और एक डेडलॉक आ जाता है, क्योंकि अब आगे नहीं बढ़ रहा, ये हाउस भी नहीं आगे बढ़ा रहा, ये हाउस भी नहीं आगे बढ़ा रहा, एक ने हाँ बोली एक ने ना बोली, तो क्या हुआ, क्लैश क्रिएट हो गया। तो ऐसी डेडलॉक की सिचुएशन में एक प्रोविजन दिया गया है, जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन दिया गया है कि जैसे तैसे इस बिल को आगे बढ़ाओ लोकसभा। ये बेसिकली जो पावर में पार्टी है उसके लिए बात हो गई, क्योंकि लोकसभा की जब स्ट्रेंथ आएगी तो राज्यसभा की स्ट्रेंथ कम दिखती है। जब दोनों जुड़ेंगे, इनकी स्ट्रेंथ और इनकी स्ट्रेंथ मिलेगी, तो ऑब्वियस ही बात है लोकसभा की स्ट्रेंथ ज्यादा है, और लोकसभा की स्ट्रेंथ ज्यादा है उसके अंदर मेजोरिटी पार्टी की स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो जॉइंट सिटिंग हमेशा मेजोरिटी पार्टी के फेवर के लिए होती है। तो दोनों सभाएं मिलती है और दोनों सभाओं का फिर जो मेजोरिटी निकलती है उसको बोलते हैं। बट क्योंकि ऑब्वियस ही बात है लोकसभा की स्ट्रेंथ ज्यादा है, दोनों की सभाओं में मिलाते हैं जब, और उस लोकसभा में मेजोरिटी की पार्टी ज्यादा होती है, पार्ट ज्यादा होता है, तो इसको निकालना एक पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाती है कि बिल को आगे बढ़ाया जा सकता है। बट ये दूसरे बिल की बात होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की जब हम बात करेंगे तो उसमें कोई भी डेडलॉक सॉल्व करने के लिए जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है, जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है। ठीक है, जो दूसरे बिलों में प्रावधान है कि बिल को आगे बढ़ाने के लिए जॉइंट सिटिंग कर दी जाएगी और मेजोरिटी के थ्रू उसको आगे बढ़ाया जाएगा, वो प्रावधान, वो प्रोविजन इन केस ऑफ अमेंडमेंट बिल नहीं है। वो फिर वहीं का वहीं खत्म हो जाता है, बिल वापस से डेड हो जाता है, फिर वापस आपको शुरू करना पड़ेगा नए तरीके से। नहीं पास हुआ तो नहीं पास हुआ, दोनों से साइमल्टेनियसली नहीं तो मतलब दोनों से अलग अलग लेवल पे पास होना चाहिए। दोनों बिल दोनों हाउसेज जो हैं, लोकसभा राज्यसभा, इस बिल को पास करेंगे तभी कहानी आगे बढ़ेगी। एक ने भी मना कर दिया तो बिल डेड हो जाएगा। सिमिलर टू अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस, स्पेशल मेजोरिटी एल सेम एज ऑर्डिनरी बिल। तो जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट कोई से भी बिल बनाने वाला, जो लॉ बनाने वाला लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, उसी तरीके का प्रोसेस है। बस जो स्पेशल मेजोरिटी है उसका थोड़ा सा फर्क है आर्टिकल 368 की, अदरवाइज इट इज सेम एज ऑर्डिनरी बिल, वही प्रोसेस फॉलो होता है। वाइड स्कोप फॉर जुडिशरी। अब क्या होता है जब इस पर इतनी सारी बहस हो सकती है, क्योंकि इतने सारे पॉइंट मिल गए कि अमेंडमेंट करना है, किस मेजोरिटी से करना है, या क्या क्या लेवल के पार्ट पे हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं एंटर कर सकते, या फंडामेंटल राइट्स को एंटर कर सकते हैं, किस लेवल तक कर सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का इम्प्लीमेंटेशन जो है कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं। तो इतने सारे अमेंडमेंट के क्या होता है, इतने सारे वाइड स्कोप खुल जाते हैं कि किस कारण से, किस मेंटेलिटी से, किस थॉट प्रोसेस से अमेंडमेंट को लाया गया है। तो इसको इंटरप्रेट करने के भी 10 तरीके बन जाते हैं, इसको इंटरप्रेट करने के भी 10 तरीके बन जाते हैं, 10 वे बन जाते हैं। और फिर इंटरप्रेट करने के लिए एंड में हम किसके पास जाते हैं, हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, जुडिशरी के पास, जो अपना इंटरप्रिटेशन देती है, फाइनल इंटरप्रिटेशन देती है। तो जुडिशरी के पास काफी सारा स्कोप हो जाता है, वाइड स्कोप बन जाता है जो इस मुद्दे पे चर्चा बहस करना और अपने डिसीजन देने का। ये एक क्रिटिसिज्म दिया गया है कि जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत ज्यादा रखा गया है, तो काफी स्कोप है जुडिशरी का। यहाँ तो इसको ऐसा रखते हैं कि पार्लियामेंट ऑटोमेटिकली कर लेती, फिर इसको जुडिशियल रिव्यू में
नहीं ले सकते थे, बट फिर वापस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आ गया, तो उसने बोला जुडिशियल रिव्यू तो सब चीजों का होता ही है और होता ही रहेगा। तो जुडिशियल इन्वॉल्वमेंट भी है अमेंडमेंट वाली कहानी में। ये इसके कुछ क्रिटिसिज्म है, कुछ आलोचनाएं हैं, हाउएवर ये इसकी कुछ डेफिनेशंस है। ये डेफिनेशन इन द सेंस कुछ तारीफें हैं जो पुराने पॉलिटिशियंस और पुराने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फोरफादर्स थे उन लोगों ने इसकी कुछ तारीफ करी है। केसी वेयर साहब बोलते हैं स्ट्राइक्स अ गुड बैलेंस बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। ये खुश हुए हमारे इस प्रावधान से और जिस तरीके से इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है, और इन्होंने बोला एक बहुत ही बढ़िया ब्लेंड है फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का, ना ज्यादा फ्लेक्सिबल है ना ज्यादा रिजिड है, तो इससे हमारा देश एकदम फायदे में रहेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले while we want this constitution to be as solid as permanent as we can, ये चाहते थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन परमानेंट बने, सॉलिड बने, बट क्योंकि देयर इज नो परमानेंस इन अ कॉन्स्टिट्यूशन देयर शुड बी अ सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटी। पर इनको पता था कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन और कंट्री कभी भी फिक्स नहीं रह सकती, तो फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप हमें देना पड़ेगा। इफ यू make any constitution rigid and permanent, you stop the nation's growth, the growth of a living, vital, organic people। सीधी सी बात है, अगर आप अपने स्टैटिक जो लॉ बना रहे हो, आप एक लॉ बना रहे हो उसको स्टैटिक रखोगे और डायनेमिक कंट्री को गवर्न करने की बात करोगे, तो दोनों में तालमेल नहीं बैठेगा, नेशन की ग्रोथ रुक जाएगी, इवेंचुअली नेगेटिव ग्रोथ होने लग जाएगी, ग्रोथ ऑफ लाइफ खत्म हो जाएगी, लिविंग पीपल खत्म हो जाएगी, देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। क्लियर है? तो आपको इसको क्या करना है, स्टैटिक तो आप रख ही नहीं सकते थे, आपको डायनेमिक बनाना है, और डायनेमिक बनाने के लिए आपको अमेंडमेंट की पावर इनको देनी ही पड़ेगी। फिर आते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के बारे में बात करते हैं। वो क्या बोलते हैं, द असेंबली हैज नॉट ओनली रिफ्रेन्ड फ्रॉम पुटिंग अ seal of finality and infallibility upon this constitution by denying the people right to amend the constitution as in Canada, or by making the amendment of the constitution subject to the fulfillment of extraordinary terms and conditions as in America or Australia, but has provided a facile procedure for amending the constitution। तो कुल मिला के ये भी कॉन्स्टिट्यूशन की तारीफ ही कर रहे हैं, अमेंडमेंट प्रोसीजर जो दे रखा है 368 के तहत उसकी तारीफ ही कर रहे हैं कि हमने इसको एकदम ऐसा नहीं बोला है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन गलत नहीं हो सकता, हम कॉन्स्टिट्यूशन बना तो रहे, हो सकता है इसमें कोई ना कोई कमी रह जाए, हो सकता है इसमें कोई ना कोई गलती रह जाए, या हो सकता है आने वाले समय में कोई ऐसा चेंज है जो ही डिमांड कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलो। तो हम इसको फाइनल सील नहीं लगा रहे हैं, हम हमेशा एक स्कोप रख रहे हैं जहाँ पे आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हो। ये अमेंडमेंट की पावर हम हमारे पार्लियामेंट को दे के जा रहे हैं आशीर्वाद के तौर पे। आशीर्वाद इस पे लिखा नहीं है, जनरल कुछ एडिशन है मेरा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, सिंपल सा टॉपिक है। फिर भी कोई डिफिकल्टी हो तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार और अपने सवाल डालने से न झिझकें, और यू कैन कनेक्ट विद मी एट वेरियस अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स। आई एम अवेलेबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।